चंबल की 34 सीटों में से मैक्सिमम सीटें कांग्रेस के खाते में आती हुई दिखाई दे रही हैं। हम लोग जब अभी पिछले दिनों अपना सर्वे दिखा रहे थे, ओपिनियन पोल दिखा रहे थे, तो वहां भी हम लोग देख रहे थे। आप चूंकि आज वहां हैं, ऑलरेडी ग्राउंड जीरो पे हैं, आपसे समझूं क्या कुछ आप देख रहे हैं। एक सर्वे होना और आंखों से अपनी बातें देखना और कानों से सुनना एक बहुत बड़ी बात होती है। क्या कुछ आप देख रहे हैं प्रशांत जी? राजीव जी, बावजूद इसके कि सिंधिया साहब चले गए बीजेपी में, और ये बात कही जा सकती थी कि सिंधिया साहब क्योंकि कांग्रेस में थे और ग्वालियर चंबल संभाग की 34 में से 27 या 28 सीटें कांग्रेस के पास आ गई थी। अब स्थिति जो आज मैं देख रहा हूँ, लोगों से बात की है और लोगों से बात करते हुए जो अंदाज मिल रहा है कि ग्वालियर के नतीजे बदलने नहीं जा रहे हैं, बावजूद इसके कि सिंधिया साहब अब दूसरी तरफ है। यानी सिंधिया का प्रभाव अब वैसा नहीं रहा। जैसे मान लीजिए कि अभी मैं कुछ देर पहले ही यहाँ पे एक मार्केट में था, उस मार्केट में दुकानें तोड़ी गई, वहाँ के व्यापारी पूरे बुरी तरीके से जो है वो सरकार के खिलाफ है और वो कह रहे हैं कि कांग्रेस को वोट दे खुलेआम। जब उनसे पूछा कि सिंधिया साहब आपके जो यहाँ पे उनका प्रभाव है, उन्हें कोई प्रभाव नहीं है सिंधिया साहब का। हम लोग जो है कांग्रेस के साथ है, क्योंकि हमारी दुकान तोड़े गए, जब दुकान तोड़ी गई तो कोई नहीं आया। तो इस तरीके की बहुत नाराजगी अलग अलग खेमों में दिखाई देती है, व्यापारी वर्ग में दिखाई देती है। और एक बात जो मुझे दिखाई दे रही कि जो बुलडोजर पॉलिटिक्स है शिवराज सिंह की चौहान, वो बुलडोजर पॉलिटिक्स का उनको बहुत नुकसान होने जा रहा है। और ये नुकसान केवल मुसलमानों की तरफ से नहीं, हिंदुओं की तरफ से भी होने जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की दुकानें मकान तोड़े गए और बगैर नोटिस पे तोड़े गए, तो उसका एक नुकसान उनको राजनीतिक नुकसान होगा। तो और जहां मैं खड़ा हूं, यहाँ पे ये रावण दिख रहे, कल विजयदशमी है और विजयदशमी के पहले इस पूरे चौराहे पे रावण दिख रहे, जिसको कि मैं दिखा सकता हूँ आपको कि आप ये देखिए कि यहाँ पे तमाम सारे जो रावण के पुतले हैं वो बिक रहे हैं। और इस चौराहे पर आप देखेंगे कि 3 दिसंबर को इसकी विजयदशमी होती है और कौन जो है वो विजयदशमी जिसके का तिलक जिसके ऊपर लगता है। लेकिन एक बात जो बहुत मोटे तौर पर मैं कह सकता हूँ कि आज दिन भर जो बात किया मैंने कि 3 दिसंबर को केवल सिंधिया साहब का ही नहीं, मोदी साहब का भी पॉलिटिकल जो तकदीर है, वो जो पॉलिटिकल नक्शा है देश का, वो बदलेगा इन राज्यों से। तो सिंधिया साहब जो हम लोग 3 दिसंबर को स्टूडियो में बैठकर नतीजों का आकलन करेंगे, तो ग्वालियर की चर्चा जरूर होगी बार बार, और खासकर सिंधिया साहब के राजनीतिक करियर की चर्चा जरूर होगी। और मुझे लग रहा है कि सिंधिया यहाँ से जो ग्वालियर संभाग से ये सीटें जो है कांग्रेस की मजबूती वो बनी हुई है लगातार। कांग्रेस की मजबूती जो है वो बनी हुई है, भले सिंधिया इस खेमे में रहें या उस खेमे में रहें। सिंधिया जब पिछले दफा यानी 2018 के चुनाव में, जैसा प्रशांत टंडन जी कह भी रहे हैं, 2018 के चुनाव में जब सिंधिया कांग्रेस के साथ थे तब भी जितनी सीटें आई थी, आज की तारीख में सिंधिया उधर हैं तब भी उससे ज्यादा सीटें आती हुई ग्वालियर चंबल संभाग में दिखाई दे रही हैं। और 2018 और 2023 में जो सबसे बड़ा फर्क है कि सिंधिया अब उस खेमे में हैं। लेकिन उस दिन जिस दिन रिजल्ट आएगा 3 दिसंबर को, उस दिन चाहे सिंधिया हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, इन दोनों के पॉलिटिकल करियर पर चर्चा जरूर होगी कि आने वाला वक्त अब इन लोगों के लिए कैसा रहने जा रहा है। लेकिन एक पॉलिटिकल करियर की बात यहां और एक बार आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी आपके पास, और फिर सीधे आपके बाद आऊंगा संजय कुमार सिंह साहब आपके पास में, और फिर चलेंगे जयपुर में। हमारे साथी वहां से साहिल खान जी जुड़े हुए हैं जयपुर से, उनके पास। प्रशांत जी,
पॉलिटिकल करियर की बात हम कर रहे हैं तो शिवराज सिंह चौहान के करियर को लेकर के क्या कुछ कहा जा रहा है? शिवराज सिंह चौहान को एक्नॉलेज तक नहीं करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसी मंच पे जिस मंच पे वो रहते हैं, भाषण देते हैं। और वही हाल उधर वसुंधरा राजे सिंधिया का था। वसुंधरा राजे सिंधिया को भी जयपुर में टिकट दे दिया गया और इधर शिवराज सिंह चौहान को भी टिकट दे दिए, लेकिन खुलकर यह नहीं कहा जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान ही हमारे मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं और उधर वसुंधरा राजे सिंधिया हैं। तो ये जो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवारों की घोषणा न करना, ऐलान न करना, इसका भी कोई असर है? और अगर ऐसा कुछ है तो फिर कहां दिखाई देते हैं शिवराज सिंह चौहान? देखिए, जो अभी बात प्रकाश जी कह रहे थे, बीजेपी जो कि जानी जाती है बहुत अनुशासित पार्टी के तौर पे, वो सब मिथक टूट चुके हैं। अब बीजेपी के अंदर बहुत सख्त है, बगावत है, और जिसकी तस्वीरें भी आप दिखा रहे हैं, वो तस्वीरें हर जगह है। वो बातें यहाँ भी ग्वालियर में भी दिखाई दे रही है, वो यहाँ भी सुनाई देती है। और ये जो समीकरण 3 दिसंबर को यहाँ पे होगा, देखिए जो बात मैं अभी देख रहा हूँ, आगे चलूंगा तो और स्पष्ट होगी बातें। कांग्रेस के पक्ष में हो या ना हो, बीजेपी की शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ तो लहर है। बिल्कुल स्पष्ट रूप से मैं कह सकता हूं कि उनकी सरकार के खिलाफ एक वेव चल रही है और वो एक बड़ी हार की तरफ जाती। प्रशांत टंडन जी, और आज की तारीख में अगर वहां से लेकर जयपुर तक की बात करें आपसे भी, क्योंकि चूंकि आप अभी राजस्थान से मध्य प्रदेश आए हैं और कल फिर मध्य प्रदेश से राजस्थान जा रहे हैं, लंबी यात्रा आपको करनी है, उस हिसाब से भी जानना समझना चाहता हूं आपके जरिए कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में क्या कुछ देखा जाए। मध्य प्रदेश के बारे में आप कह रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान और उनकी सरकार के खिलाफ यहां लहर चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ राजस्थान में क्या कुछ देख रहे हैं? देखिए, राजस्थान में जो मैंने भरतपुर में देखा और जो मैंने धौलपुर में देखा और उस पूरी यात्रा के दौरान लोगों से बात करते हुए देखा, देखिए नतीजे कुछ भी आए, गहलोत साहब सीन में हैं। गहलोत साहब चुनौती दे रहे पूरी, और वो बराबरी की लड़ाई में है। और सबसे बड़ी बात की देखिए, ये जो पूरा इलाका है, ये माना जाता है कि कांग्रेस समर्थित इलाका है, लेकिन उसके बाद भी वहां पे कांग्रेस का समर्थन कम नहीं हुआ। यानी मुझे कोई गहलोत साहब के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिखाई दी। और खासकर ग्रामीण इलाकों में, शहरों में, बाजारों में जरूर बीजेपी की बात लोग कर रहे हैं, लेकिन ग्रामीण इलाकों में गहलोत साहब है। और एक और बहुत खास बात जो दिखाई देती है, यहाँ सचिन पायलट का नाम लेने वाला भी कोई नहीं है, तो ये एक बहुत खास बात है। जहां तक मध्य प्रदेश की बात है, राजीव जी, मध्य प्रदेश में अभी थोड़ी देर पहले मैं बाजार के इलाके में था और दर्जनों लोगों से बात हुई। जो बड़े दुकानदार हैं, जो सब्जी का ठेला लगाने वाली महिलाएं हैं, सबका एक मत है। और वो भले ही वो कांग्रेस की के प्रोग्राम नहीं जानते हैं, पॉलिसीज नहीं जानते, लेकिन इस बार वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस आ रही है और कांग्रेस को हम सत्ता में लाना चाहते हैं। अब एक ये जो सबसे बड़ी जो मोदी साहब की टैक्टिकल फेलियर हुआ है बीजेपी का सेंट्रल लेवल पे, जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं, कि जो क्षेत्रीय नेता है उनको किनारे किया गया है और पैराशूट से कुछ नेता उतारे गए हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात की बीजेपी अभी भी हिंदू मुस्लिम फैक्टर पे भरोसा कर रही है। जिस तरीके के टिकट दिए गए तेलंगाना में, उससे फिर एक बार साबित होता है कि जो इस तरीके की इमेज वाले नेता हैं, जो हिंदू मुसलमान वाले के ध्रुवीकरण वाले नेता हैं, उनको टिकट दिया गया। मुझे लगता है कि ये जनता इसमें इस बार हिंदू मुसलमान वाले खेल में है नहीं, लोग इसके आगे निकल गए और नाराजगी बहुत ज्यादा है। तो मुझे लगता है कि ये जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, एमपीज को और मिनिस्टर्स को जो कैडर बनाया गया है, तो जो स्थिति अभी मध्य प्रदेश में देखी जा रही है अनुशासनहीनता की बीजेपी के अंदर, ये केंद्रीय स्तर पर दिखाई देगी जब ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनाव हार के पहुंचेंगे। ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि केंद्रीय स्तर पे, यानी कि